हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत के बारे में, माउंटेन्स ऑफ इंडिया के विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जितने भी माउंटेन्स है उन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। इससे पहले हम रिवर्स का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 2-3 पार्ट में हमने जितनी भी भारत की नदियां हैं सारी नदियों को देख लिया है और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी चोटियां हैं, इन सभी को देखेंगे। और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक भारत के पर्वत। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। कितने भूभाग पर? 29.3% भूभाग पर भारत के पर्वत और पहाड़ियां ही है। भारत के जो पर्वत है हम उन्हें दो तरीके से पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में पढ़ेंगे हम हिमालय के बारे में। हिमालय जो है वो युवा और विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वो है युवा पर्वत। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे। मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उसे हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो आयु के आधार पर और दूसरा नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रेणी को दो तरीके से समझेंगे, आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर अगर मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वृद्ध हिमालय जिसे महान हिमालय भी बोला जाता है, दूसरा है लघु हिमालय यानी कि इसे बोलते हैं हम मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। आप मैप में देख सकते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये है आयु के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब हमने आयु के आधार पर 3 तरीके से हिमालय का वर्गीकरण किया है, एक एक करके उनको हम पढ़ते हैं। वृद्ध हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वृद्ध हिमालय को जिसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई है? औसत ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। आयु के आधार पर अगर हम बात करें तो वृद्ध हिमालय जो है वो सबसे प्राचीन हिमालय की श्रेणी है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, और सबसे प्राचीन है ये। इसका निर्माण जो है वो आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 25 से 40 वर्ष मिलियन पूर्व इसका निर्माण हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है हिमालय की। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो इसी का भाग है। वृद्ध हिमालय या कहे हम महान हिमालय का ही भाग है। सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, आप मैप में देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? महान हिमालय का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। कितनी ऊंचाई है ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में, और नेपाल में इसे एक और नाम के से जाना जाता है। क्या नाम है माउंट एवरेस्ट का? नेपाल में इसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। महान हिमालय जो है इसकी ऊंचाई हमने पढ़ी है, कितनी है? अभी पढ़ी है 6100 मीटर, और सबसे ये प्राचीन श्रेणी है हिमालय की।
इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। सबसे ऊंची चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी महान हिमालय में ही स्थित है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये इंडिया में नहीं है, ये स्थित है नेपाल में। नेपाल में इसे जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। अब देखते हैं लघु हिमालय को। लघु हिमालय जो है ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। आप इमेज में मैप में देख सकते हैं, ये है लघु हिमालय। ये स्थित है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ये महान हिमालय है और ये है शिवालिक हिमालय। इसके बीच में स्थित है जो ये वाली श्रेणी है, ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय बीच में स्थित है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय की। अब शिवालिक हिमालय जो है ये सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देख सकते हैं आप मैप में, ये है शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है वो है महान हिमालय और सबसे नवीनतम श्रेणी है शिवालिक हिमालय। इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले। कब हुआ था? 2 से 5 वर्ष मिलियन पहले इसका निर्माण हुआ था। लघु हिमालय के बारे में पढ़ा है। लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। शिवालिक हिमालय जो है सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत की और ये हिमालय के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम श्रेणी है शिवालिक हिमालय और इसका निर्माण हुआ था 2 से 5 वर्ष मिलियन पूर्व। कब हुआ था? 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। हमने आयु के आधार पर 3 हिमालय की श्रेणियां पढ़ ली है। कौन कौन सी है? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखते हैं नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर इसे बांटा गया है 4 भागों में। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? नदियों के आधार पर बांटा गया है 4 भागों में। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और लास्ट है असम हिमालय। 4 तरीके से इसे बांटा गया है नदियों के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं पंजाब हिमालय को। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब मैप में देख सकते हैं आप, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में स्थित जो हिमालय है उसे जाना जाता है पंजाब हिमालय या फिर कहे हम कश्मीर हिमालय के नाम से। कौन कौन सी नदी के बीच? सिंधु नदी के बीच और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय है उसे जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है वो अन्य सभी हिमालयों के क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य हिमालय क्षेत्र से अधिक है क्योंकि जो हिमालय पर्वत है जब पूर्व से हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। पूर्व में इसकी चौड़ाई सबसे कम है और बिल्कुल पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें कश्मीर की तरफ, उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है पंजाब हिमालय। कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय में पड़ती है। कराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे बोला जाता है एशिया की रीढ़। क्या बोला जाता है कराकोरम पर्वत श्रेणी को? इसे बोला जाता है एशिया की रीढ़। आप देख सकते हैं मैप में, ये है कराकोरम पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च शिखर, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो इसी पर्वत श्रेणी में है। भारत का जो सर्वोच्च शिखर है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, वो कौन सी पर्वत श्रेणी में है? वो है कराकोरम पर्वत श्रेणी में। और इसकी ऊंचाई जो है K2 की वो है 8611 मीटर।
कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है उसके बारे में अभी हमने बात की है, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। और भारत का सर्वोच्च शिखर है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम पर्वत जो है उसको पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? काराकोरम को पहले कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। काराकोरम को बोला जाता है एशिया की रीढ़। क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ बोलते हैं। सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर और इसे पहले जाना जाता था कृष्णगिरी के नाम से। अब देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी को। लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी राखपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे पड़ती है लद्दाख श्रेणी। मैप में आप देख सकते हैं विश्व की जो सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी राखपोशी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में पड़ती है। कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में पड़ती है। इसके बाद है जांस्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे है जांस्कर पर्वत श्रेणी। ये पंजाब हिमालय में ही स्थित है। हम जो पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। कहां से बहती है? जांस्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है सिंधु नदी। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आप मैप में देख सकते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में जो बहुत ज्यादा ढलान वाली चोटी है राखपोशी वो स्थित है। जांस्कर के बारे में हमने पढ़ा कि जो सिंधु है वो लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पंजाब हिमालय में ही अगर नेक्स्ट श्रेणी की हम बात करें वो है धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार पर्वत श्रेणी आप मैप में देख सकते हैं। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर पर्वत श्रेणी वाला जो हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके हिस्से को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। कौन कौन सी श्रेणियों के? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणी का जो हिस्सा है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल और धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो लघु हिमालय में है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला किसमें पड़ती है? लघु हिमालय में पड़ती है। और इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान जो होता है उसी के फूल से हमें केसर प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, केसर किससे प्राप्त होता है? जाफरान के फूलों से। जाफरान के फूलों की खेती होती है पंजाब हिमालय में और इसी से प्राप्त होता है हमें केसर। एक बार रिवाइज करते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है, धौलाधार और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है इनके बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है हिमालय की। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणियां जो है इन्हें बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय बोला जाता है। पीर पंजाल और जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो लघु हिमालय में स्थित है और पंजाब हिमालय में ही जाफरान की खेती होती है जिससे हमें केसर प्राप्त होता है। जाफरान के फूल से ही हमें केसर प्राप्त होता है। नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया था जो हमने हिमालय का, उसमें हमने पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ लिया और उसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां आती है वो भी हमने देख ली।
अब देखते हैं हम कुमाऊं हिमालय को। कुमाऊं हिमालय जो है उसी को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? दूसरे हम गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं कुमाऊं हिमालय को। सतलज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। मैप में आप देख सकते हैं सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे ही बोला जाता है कुमाऊं या फिर गढ़वाल हिमालय। ये हिमालय क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। पंजाब हिमालय के हमने देख लिया है। पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, और कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र। कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। जो कुमाऊं हिमालय है इसी में पड़ता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे पड़ते हैं कुमाऊं हिमालय में। गंगा, यमुना, रामगंगा जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थल भी कुमाऊं हिमालय से ही होता है। तो जो कुमाऊं हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के बीच पड़ता है? वो पड़ता है सतलज नदी और काली नदी के बीच। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कुमाऊं या फिर गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में फैला हुआ है। ये क्षेत्र फैला हुआ है उत्तराखंड में। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं वो है 7,817 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी जो धाम है ये कहाँ स्थित है? ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और हमारी जो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, इन नदियों का जो उद्गम है ये भी कुमाऊं हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। अब देखते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आप इमेज में देख सकते हैं, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र है वो जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। ये कुमाऊं हिमालय की जो अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेपाल हिमालय जो है वो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। इस हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पड़ती है नेपाल हिमालय में। कहाँ पड़ती है? नेपाल हिमालय में पड़ती है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल हिमालय में पड़ती है। और अन्य ऊंची चोटियां जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा ये सब भी नेपाल हिमालय में ही पड़ती है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। पहली क्या कौन सी पड़ी है हमने? भारत की सर्वोच्च चोटी वो है केटू और दूसरी है कंचनजंगा। नेपाल जो हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के बीच पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता नदी के बीच। कौन कौन सी नदी के बीच? ध्यान रखना है आपको, काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय। और ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है वो किसमें है? नेपाल हिमालय में। और भारत की सर्वोच्च चोटी पड़ती है पंजाब हिमालय में। जो मुख्य और इसकी चोटियां हैं उसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा वो पड़ती है नेपाल हिमालय में और सिक्किम में भी उसका विस्तार है। नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसमें देखते हैं अब असम हिमालय को। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है।
तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालयी क्षेत्र जो फैला हुआ है, मैप में आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है इसे जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में ये फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है, ये हमेशा बहती रहती है। इन नदियों का जो स्रोत है वो ग्लेशियर होते हैं। नदियों का स्रोत क्या है? ग्लेशियर है, जिसके पिघलने के चलते नदियां हमेशा बहती रहती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती है वो सतत वाहिनी होती है, ये हमेशा बहती रहती है। और इन नदियों का स्रोत क्या है? वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, जिस कारण ये नदियां हमेशा बहती रहती हैं। अब हमने सारा जो हमारा नदियों के हिसाब से वर्गीकरण है वो भी देख लिया है, और आयु के हिसाब से भी वर्गीकरण हमने हिमालय का देख लिया है। एक बार नदियों के हिसाब से जो वर्गीकरण हमने किया था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, रिवाइज करते हैं। पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलुज नदी के। कुमाऊं हिमालय है सतलुज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय जो है, देख सकते हैं आप मैप में, काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है। और असम हिमालय पड़ता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। मैंने ये आपका नदियों का भी टॉपिक और पर्वत का भी टॉपिक ये मैं मैप से ही कराऊंगी आपको। ज्योग्राफी के मोस्टली टॉपिक मैं आपको मैप से कराऊंगी, क्योंकि मैप में से जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी लोकेशन हमारे माइंड में सेट हो जाती है, और जब क्वेश्चन आता है तो एकदम हमें वो इमेज क्लिक करती है हमारे माइंड में, तो हम इजीली उसको क्वेश्चन जो आता है ऑप्शंस भी हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैप से पढ़ा हुआ हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है वो आप मैप से ही पढ़िए। जब तक आपको लोकेशन नहीं पता होगी तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो तो रटने वाली बात हो जाएगी कि आप टॉपिक को रट ले। मैप से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा सारा टॉपिक। तो यहाँ आपका हमारा जो टॉपिक है उसका जो हिमालय का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की जो पर्वत शिखर हैं उनको देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।